हेलो हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मानव के अंदर जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है मानव में श्वसन तंत्र। देखो, यहाँ पे पहली चीज़ आती है इसमें, श्वसन किसे कहते हैं। देखो, एक नॉर्मली वे के अंदर श्वसन की परिभाषा हम देते हैं कि O2 को ग्रहण करना और CO2 का निष्कासन, CO2 का निष्कासन, इस क्रिया को यहाँ पे श्वसन की क्रिया कहते हैं। नॉर्मल वे के अंदर हम श्वसन की परिभाषा ये देते हैं कि O2 को तो ग्रहण किया जाता है और जो CO2 होती है उसको यहाँ पर शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे श्वसन की क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात भोजन के पाचन के पश्चात यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन होता है। इस ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीकरण करने हेतु यहाँ पर श्वसन की क्रिया की आवश्यकता होती है। देखो, जब भोजन ग्रहण किया जाता है उसके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है। अब देखना, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उस दौरान यहाँ पर जो CO2, जल और एनर्जी बनते हैं। CO2 बनती है, जल के अणु बनते हैं और ऊर्जा बनती है। देखो, यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को इसलिए ग्रहण किया जाता है कि जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर श्वसन की आवश्यकता होती है, या फिर भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रही है, इसके फलस्वरूप जो एनर्जी प्राप्त होती है ये एनर्जी ATP के रूप में प्राप्त होगी। इस ATP को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ATP होती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है। साथ ही जो शेष बचती है उसको यहाँ पर मानव अपनी दैनिक क्रियाओं के अंदर या फिर जो कार्य करता है उसके अंदर काम में ले लेता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे श्वसन का प्रकार। दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है यहाँ पे बाह्य श्वसन और एक होता है यहाँ पर आंतरिक श्वसन। दो प्रकार का श्वसन है, बाह्य व आंतरिक श्वसन। आंतरिक जो श्वसन है इसके अंदर भी दो प्रकार आते हैं, एक तो आते हैं वायवीय श्वसन और दूसरा आता है इसमें अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऐसा श्वसन जिसके अंदर O2 की आवश्यकता होगी उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय का मतलब जिसके अंदर O2 की अब्सेंस के अंदर या फिर ऑक्सीजन के अभाव के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होगी, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। सामान्यतः अपने शरीर के अंदर वायवीय श्वसन की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा ईस्ट जो फंजाई होती है इसके अंदर यहाँ पर अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन यहाँ पर मानव की जो मांसपेशियाँ होती है उनके अंदर भी यहाँ पर अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। कब होती है? जब यहाँ पर आवश्यकता से अधिक यहाँ पे कार्य किया जाता है तो उस दौरान मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कभी कभी देखा होगा कि आवश्यकता से अधिक कार्य करने पर यहाँ पर मांसपेशियों के अंदर दर्द होने लगता है। वो दर्द किसके कारण होता है? सामान्यतः ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उस दौरान CO2 बनती है, लेकिन
आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहे हो तो उस दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और इस लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जमाव होने के कारण यहाँ पे दर्द होता है। इसके बाद में आता है आपका श्वसन तंत्र। इसके बाद में श्वसन तंत्र। अब देखो श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन और से संबंधित जो अंग होते हैं वे सभी अंग यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंदर पहला भाग आता है यहाँ पे नासाद्वार, फिर आता है इसके अंदर नासा मार्ग, फिर आता है इसमें कंठ, फिर आता है इसके अंदर श्वास नली, फिर आता है इसमें श्वसनी, फिर श्वसनिकाएँ और फिर आता है इसमें श्वसन श्वसनिकाएँ। अब देखना जो श्वसनिकाएँ और जो श्वसन श्वसनिकाएँ होती है ये यहाँ पर लंग्स के अंदर या फिर फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो श्वसनी है, जो श्वास नली है, जैसे वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करेगी उसके पश्चात ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। दोनों जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर यहाँ पर श्वसनी प्रवेश करेगी और आगे जाकर के किसका निर्माण कर लेती है, श्वसनिकाओं का, और श्वसन श्वसनिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो देखो यहाँ पर जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर पहला भाग आता है नासाद्वार। देखो नासाद्वार यहाँ पर छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं और दो छिद्र पाए जाते हैं जो कि बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं और जो CO2 होती है उसको शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य करते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे नासा मार्ग। जो नासाद्वार होते हैं आगे की ओर जाकर के किसके अंदर खुलते हैं, नासा मार्ग के अंदर खुलते हैं। नासा मार्ग यहाँ पर दरारनुमा संरचना होती है और या फिर नलिकाकार संरचना है। इस नलिकाकार संरचना के अंदर रोम और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो कि यहाँ पर जो धूल के कण होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको श्वसन मार्ग में जाने से रोकने का कार्य करती है। इसके बाद में आता है जो नासा मार्ग है, इसके अंदर यहाँ पर अस्थियाँ होती है। जैसे पहली होती है नेजल, दूसरी होती है मैग्जिला, तीसरी होती है प्री मैग्जिला और चौथी होती है एथेमाइड। तो यहाँ पर जो नासा मार्ग होता है 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। पहली होती है इसके अंदर नेजल, दूसरी होती है मैग्जिला, तीसरी होती है प्री मैग्जिला और चौथी होती है इसमें एथेमाइड। तो यहाँ पर जो नासा मार्ग है उसके अंदर 4 अस्थि आ गई। इसके पश्चात नासा मार्ग आगे जाकर के किसके अंदर खुलता है, कंठ के अंदर खुलता है। कंठ यहाँ पर स्वर यंत्र भी पाया जाता है जिसके कारण मनुष्य के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ के अंदर स्वर यंत्र पाया जाता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके आगे जो कंठ है इसके अंदर यहाँ पर त्रिभुजाकार उपास्थियाँ पाई जाती है जो कि कंठ का क्या करती है, यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। ये जो त्रिभुजाकार उपास्थियाँ है यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिसके अंदर एक आती है थायराइड, दूसरी आती है क्रिकॉइड और तीसरी आती है एरिथ्रेमॉइड। देखो 4 प्रकार की उपास्थियाँ है। पहली थायराइड है, दूसरी क्रिकॉइड है और तीसरी एरिथ्रेमॉइड है। एरिथ्रेमाइड की संख्या यहाँ पर 2 होगी। एरिथ्रेमाइड की संख्या कितनी होगी, 2। इस प्रकार से कंठ के अंदर 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती है जो कि कंठ का निर्माण करती है। इसके बाद में जो कंठ होते हैं आगे जाकर के किसके अंदर खुलते हैं, श्वास नली के अंदर खुलते हैं। श्वास नली यहाँ पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है जो कि वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करती है। देखो श्वास नली लंबाई कितनी होती है इसकी, लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और आगे जाकर के ये
वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करती है। वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करने के पश्चात दो भागों के अंदर डिवाइड होती है और अपनी अपनी साइड के अंदर जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर ये प्रवेश कर जाती है। देखो दो भागों के अंदर डिवाइड हो रही है। डिवाइड संरचना को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर श्वसनी के नाम से जाना जाता है। अब जो दो श्वसनियाँ हैं यहाँ पर दाईं और बाईं ओर जो फेफड़े उपस्थित होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा जो श्वास नली होती है इसके अंदर यहाँ पर सी उपास्थि से निर्मित छल्ले उपस्थित होते हैं। सी उपास्थि से निर्मित छल्ले उपस्थित होते हैं जो कि श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। देखो आगे आता है श्वास नली। श्वास नली यहाँ पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कंठ से निकल करके ये वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करती है और वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर ये अपनी साइड के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा श्वास नली के अंदर यहाँ पर सी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो कि श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। फिर आता है श्वसनी। निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? इसका श्वास नली के द्वारा। और जो श्वास नली है इसके श्वास नली दो भागों के अंदर डिवाइड होकर के श्वसनी का निर्माण कर रही है। श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। आगे देखना, श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर और विभाजित हो जाती है और यहाँ पर किसका निर्माण कर लेती है? श्वसनिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे ये श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है, इसके पश्चात ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। इसके आगे जो श्वसनिकाएं होती है ये भी और विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है? श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। अंत में आता है यहाँ पर जो श्वसनिकाएं होती है ये यहाँ पर वायु कुपिकाओं के अंदर खुलती है या फिर गुब्बारे नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है जिन्हें वायु कुपिकाएं कहते हैं। वायु कुपिकाएं वे स्थल होते हैं जहाँ पर जो O2 CO2 होती है उसका आदान प्रदान होता है। इसके अलावा देखो जो श्वसनिकाएं और जो श्वसनियाँ है ये किसका भाग आता है? यहाँ पर फेफड़ों का भाग आता है। और ये सारी जो प्रोसेस है कहाँ पे संपन्न हो रही है? फेफड़ों के अंदर संपन्न होती है। इसके आगे देखना, जो फेफड़े होते हैं यहाँ पर दो होते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है इसके ऊपर यहाँ पर दाएं फेफड़े के अंदर 3 पालियाँ पाई जाती है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है ये 2 पालियों से निर्मित होता है। इसके अलावा जो फेफड़े होते हैं उनके ऊपर फुफ्फुसीय आवरण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फुफ्फुसीय आवरण और फेफड़ों की जो दीवार होती है उनके मध्य एक गुहा पाई जाती है जिसे फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। इस गुहा के अंदर यहाँ पर फुफ्फुसीय द्रव्य उपस्थित होता है जो कि इस जो गुहा होती है उसके अंदर फुफ्फुसीय द्रव्य उपस्थित होता है। यहाँ पर फुफ्फुसीय गुहा के अंदर द्रव्य तो उपस्थित है लेकिन इसके अंदर जो वायु होती है उसका क्या होता है? अभाव होता है। जो फुफ्फुसीय गुहा है इसके अंदर वायु का क्या होता है? अभाव होता है। और वायु की अब्सेंस के कारण क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं यहाँ पर पिचकते नहीं है। यदि इनके अंदर किसी कारणवश यहाँ पर वायु बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो फेफड़े होते हैं वो क्या हो जाएंगे? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मानव का श्वसन तंत्र है उसके भाग आते हैं। दोबारा देखना, इसमें पहली चीज़ आती है श्वसन के बारे में बताया था कि श्वसन, हाँ इधर देखो, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या फिर जो श्वसन तंत्र है इसके बारे में दोबारा सुनना। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? कि जो O2 उसको तो ग्रहण किया जाता है और जो CO2 होती है उसको बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। अब यहाँ पे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है और इस CO2 को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। अभी बताया 2 प्रकार का श्वसन होता है, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक जो श्वसन होता है इसको वापस 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला था इसके अंदर यहाँ पे
अवायवीय श्वसन और दूसरा था उसके अंदर वायवीय श्वसन। अवायवीय का मतलब होता है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में संपन्न होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय का मतलब होता है ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। फिर बात करते हैं हम श्वसन तंत्र की। तो यहाँ पर इसके कुछ भाग बताए थे। जैसे पहला था यहाँ पे नासा द्वार, 2 नासा छिद्र उपस्थित होते हैं और ये जो नासा छिद्र होते हैं आगे जा कर के नासा मार्ग के अंदर खुलते हैं। नासा मार्ग के अंदर यहाँ पे श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, साथ ही रोम उपस्थित होते हैं जो कि बाह्य वातावरण से ली जाने वाली जो वायु होती है उसमें उपस्थित है। जो धूल के कण और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसी श्लेष्मा और जो रोम होते हैं उनके अंदर अटक जाते हैं या रुक जाते हैं। इसके पश्चात नासा मार्ग के अंदर यहाँ पर कुछ अस्थियाँ बताई थी। जैसे पहली थी नेजल बताई थी, दूसरी मैक्सिला, तीसरी थी प्रीमैक्सिला और चौथी थी इसके अंदर एथेमाइड। ये जो 4 अस्थियाँ होती है ये आपस में मिलकर के नासा मार्ग का निर्माण करती है। फिर आता है नासा मार्ग आगे जा कर के कंठ के अंदर खुलता है। यहाँ पर जो कंठ वाला भाग है इसके अंदर स्वर यंत्र पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो कंठ है आगे श्वास नली के अंदर खुलता है। श्वास नली नलिकाकार संरचना है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। जो श्वास नली होती है वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करती है और 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। 2 भागों के अंदर डिवाइड होने के पश्चात अपनी ओर उपस्थित जो फेफड़े होते हैं उनकी ओर उनमें प्रवेश कर जाती है। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा। इसके अलावा जो श्वास नली है वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करने के पश्चात 2 भागों के अंदर डिवाइड हो रही है, उस संरचना को क्या बोलते हैं, श्वसनी कहते हैं। अब श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है और वापस यहाँ पे आगे जा कर के विभाजित होगी, तो उस संरचना को क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होगी और निर्मित जो संरचना होगी उन्हें क्या कहेंगे, श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो श्वसन श्वसनिकाएं है, अंतिम जो श्वसन श्वसनिकाएं है इनका जो अंतिम भाग है वो किसका निर्माण करता है, वायु कूपिकाओं का निर्माण करता है। वायु कूपिकाएं वे स्थल होते हैं जहाँ पर O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ब्लड का यहाँ पर क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फेफड़े होते हैं उनके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पंसलियाँ पाई जाती है जो कि इसकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। फेफड़ों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय आवरण के नाम से जाना जाता है। फेफड़े और जो फुफ्फुसीय आवरण होता है उसके मध्य उपस्थित जो गुहा होती है उस गुहा को फुफ्फुसीय गुहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो फुफ्फुसीय गुहा होती है इसके अंदर फुफ्फुसीय द्रव्य भरा रहता है। इसके अतिरिक्त जो फुफ्फुसीय गुहा होती है इसके अंदर वायु का अभाव होता है और यदि किसी कारणवश यहाँ पर फुफ्फुसीय गुहा के अंदर वायु प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर फेफड़े पिचक जाते हैं और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका श्वसन तंत्र है जिसके यहाँ पर अलग अलग पार्ट दिए गए हैं।